झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और 29 दिसंबर को सरकार की 2 साल पूरे होने वाली है और उनके सहयोगी कांग्रेस भी है। और हमारे साथ वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी, सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरे होने वाली है। अगर उपलब्धि की बात करेंगे तो 2 साल में क्या अचीवमेंट हुआ है? प्रगति, उपलब्धि का मतलब होता है कितना आगे बढ़े हैं आप। यहाँ से हम लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला और जहाँ हमको बैठाया गया, हम लोगों को, सरकार को, उपलब्धि देखना हो, जांचना हो, आकलन करना हो तो देखना होगा कि वहाँ से हम कितने कदम आगे बढ़े। यही उपलब्धि है। तो हम बहुत आगे बढ़े हैं। नंबर 1 कि कोरोना का सामना हमने जैसा किया उससे प्रशंसा हुई, दूसरे राज्यों में, पूरे देश में हुई। इतना बड़ा संकट होते हुए भी हम लोगों ने सामना किया संकट का और कोई भूखा नहीं रहा। मरने के बाद दूर, ये भूखा ही नहीं रहा। छूट करके अनाज बांटे राज्य सरकार के पैसे से। आइए अब राशन कार्ड का। भारत सरकार लाल कार्ड, पीला कार्ड देती है, उससे दिया गया, आच्छादित किया गया लोगों को। लेकिन लाखों लोग बचे हुए थे बिना कार्ड के, थे, गरीब थे, पात्रता थी उनमें लाभुक बनने के, लेकिन कार्ड नहीं थे उनके पास। भारत सरकार को लिखे भी हम लोग, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब मुख्यमंत्री जी और हमने तय किया कि हम अपने पैसे से बांटेंगे और 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़े हम लोग अपने पैसे से, हरा राशन कार्ड दे करके हम आगे बढ़े। इस तरह से हम आगे बढ़े। कोई सरकार वस्त्र नहीं देती है राशन के साथ साथ, लेकिन हमारी सरकार, हेमंत जी की नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने लगभग 62-63 लाख परिवार को अभी तक कपड़ा दिया है। मंत्री जी, इसमें एक सवाल है। अब धोती साड़ी योजना की बात कर रहे हैं तो इसमें जो यहाँ के शिक्षाविद कर्मा उरांव उस सवाल उठा रहे कि ठीक है, आपने जो योजना लाई अच्छी है, लेकिन झारखंड के युवाओं को जो यहाँ पे जो लगाते हैं, मना कह सकते उद्योग मना धोती साड़ी क्यों लेके, उनको क्यों नहीं जगह दिया? बाहर के लोग, मुंबई के लोग आके इस योजना को बना रहे हैं, ऐसे क्यों? हम उन पर वाद विवाद इस पर नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसा का प्रश्न उठाते हैं वो बता दें कि हम एक जगह से लेते हैं, एक प्रकार का लेते हैं, एक किस्म एक होती है, गुणवत्ता एक होती है। झारखंड में कौन सा संस्थान, कौन सा उद्योग है, कौन सा उद्योगपति है, छोटा या बड़ा, जो 62-63 लाख लोगों के लिए धोती, लुंगी और साड़ी बना कर दे सके? 6 महीने में एक बार देते हैं हम, साल में 2 बार देते हैं। बता दीजिए, बोलने के पहले बता दीजिए हमको कि यहाँ है जो इतने लाख साड़ी बना सकता है, धोती और लुंगी बना सकता है। उनका कह रहे थे बुनकरों को आप दे सकते थे। यहाँ का जो बुनकर है, जो प्रतीक्षा करते कि सरकार उनकी है, उन्हें भी रोजगार दिया जाए, उन लोगों को क्यों नहीं मुहैया कराया गया? ऐसा है कि उनके पास भी समर्थ नहीं है। जिस रीत से महीना भर में हम लोग बांटते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर पूरा करते वो तो उन्हीं को देते हम, लेकिन हमने तय किया, आकलन किया, वो नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग मील से लेके देना पड़ा है ना। उसका कारण है, हम लोग सोचते हैं, झारखंड के बारे में ही सोचते हैं। झारखंड के लोगों को देना था, झारखंड के अगर देने वाले होते कोई तो उनके बारे में जरूर सोचते हम, लेकिन है नहीं, पता किए नहीं है। कितना बनाते हैं? 1000, 1500, 2000, 3000, अधिक से अधिक लाख। हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है 62 लाख लोगों, 61-62 लाख लोगों के लिए, तो आसान चीज़ नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे। और ऐसे लोगों को जो इस तरह का प्रश्न उठाते हैं। फिर हम लोग देश में पहला दफ़ा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलाए। इसमें तो कोई भी बात नहीं उठा, कोई सरकार में दम नहीं रही ऐसी। पिछली सरकार तो हिम्मत नहीं की
पिछले साल भी हम लोग लगभग 3,65,000 को पेंशन दिए थे, और इस बार तो हम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किए। यूनिवर्सल का मतलब हुआ दिव्यांग को 100%, विधवा को 100%, और जो वृद्धा हैं उनको भी बिना कंडीशन, बिना रेस्ट्रिक्शन के हम दे रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्सल है ये। हम ये नहीं लगा रहे हैं कि इनकम इतना इनका है, इतना है, इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, अब सबको देने को तैयार हैं। अगर पक्का का मकान किसी को हो और आके कहता है डीसी के पास, बीडीओ के पास, डीसी के पास कि हाँ हमारे पास पक्का का मकान है, हमारे बेटे भी हैं, कमाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अपना परिवार लेकर के दिल्ली चले गए हैं, एक पैसा नहीं भेजते हमको, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हमको मदद दे सरकार। सरकार उनको भी मदद दे रही है। मंत्री जी, धान खरीद की आपने बात की है, धान खरीद में भी अभी भी हाँ, धान खरीद पे अभी कहाँ बोले हैं हम? एक सवाल ले लीजिए। सवाल यही है कि एक छोटा सवाल है, धान खरीद पर ले लीजिए, उस पर सवाल आप साथ में इंक्लूड कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। धान खरीद पे सवाल है, किसानों का मांग है, एक मुश्त उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है मंत्री जी, धान उनके खरीदी जाती है, इस पर बताइए। न उनको आपको याद होना चाहिए, जो इस तरह से विवाद खड़ा करना चाहते हैं, वो विवाद होना चाहिए। पिछली सरकार धान खरीदती थी, एक पैसा नहीं देती थी, 7 महीना 8 महीने के बाद उनका पेमेंट होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम आज धान खरीदे, मान लीजिए कि 5 कुंटल खरीदे और 2.5 कुंटल का दाम आज ही दे दीजिए, उनके बैंक में चला गया, 2.5 कुंटल का बचा, 3 महीने के अंदर हम देंगे, क्योंकि पैसे के इंतजाम इस दावे के साथ इसलिए कर रहे हैं कि 3 महीना इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसे के इंतजाम पहले से कर लिए। SBI से, बैंक ऑफ इंडिया से 1522 करोड़ हमने उधार ले रखा है, 3 महीने के अंदर हम बांट देंगे सबको। पूंजी तो हो गया, रबी बोने के लिए उनको पूंजी मिल गई, पूंजी की जरूरत पड़ती है उनको, पूंजी दे दिए। बाकी हमारा भी सिस्टम है, हम धान खरीदते हैं पैक्स और लैम्प्स में, उसको मिल में भेजते हैं, राइस मिल में भेजते हैं, चावल बनता है, FCI को बेचते हैं, इस पर पैसा देता है हमको, फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे पास पैसा है, फिर भी इस सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे हम? इस सिस्टम कैसे तोड़ेंगे? बाद में मालूम होगा कि धान खरीदा ही नहीं था, पेमेंट कर दिए, घपला हो गया। क्यों घपला होगा? हम 50% इसलिए देते हैं, और इसलिए 50% नहीं देते हैं कि घपला नहीं हो, रैकेट नहीं हो। 50% जब धान पहुंच जाता है राइस मिल में, तो 100% दे देते हैं हम। समझिए बात को, जो विवाद खड़ा करते हैं वो समझते नहीं है बात को, यही दिक्कत है। चलिए मंत्री जी, अब विपक्ष बात है, विपक्ष सरकार के कार्यकाल को लेकर बार बार सवाल उठा रही है कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन विधायकों के लिए, मंत्री के लिए आवास बन रहे हैं, तो फिर अगर वो जन मुद्दों के लिए पैसा नहीं है, जन कल्याणकारी के लिए, लेकिन विधायकों और मंत्रियों के आवास बनाने के लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आती है? जन कल्याण की बात करते हैं वो किए कि यहाँ जन कल्याण की बात करते हैं? हम तो बोल रहे हैं, हमने तो विधानसभा में कहा कि आंख बंद कर लीजिए और झारखंड को देखिए आंख बंद करके। झारखंड क्या है, झारखंड का नज़ारा क्या है? आप जाइएगा तो पेट सिकुड़ा हुआ है झारखंडी का, पेट में अनाज नहीं है। हम 100% को अनाज दे रहे हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, पैसे नहीं है खरीदने के लिए। हमने कहा ना कि 62-63 लाख लोगों को हम दे रहे हैं कपड़ा, परिवार को दो एक परिवार को 2 धोती या लुंगी और फिर साड़ी दे रहे हैं। फिर उनके पास में पैसे नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है, हमको 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। 13 लाख लोगों को एक मुश्त में हम दे रहे हैं, एक साथ। उनकी हिम्मत थी, कभी सोचे थे? अब आगे बढ़े हैं। झारखंडियों को देना है ना, झारखंडी को देना है, हम तो दे रहे हैं। कल्याण की बात मत करिए हमसे, आप क्या किए हम जानते हैं, कल्याण की क्यों बात करते हैं? कल्याण से सबका क्या मतलब, क्या ताल्लुकात है आपका? कोई ताल्लुकात नहीं रहा, आपने कभी नहीं दिखाया। आप ही के राज में 25-26 लोग भूखे मरे, कहाँ थे कल्याण? कहाँ कल्याणकारी योजनाएं थी? कपड़े फटने के पहनते रहते थे, फटे पुराने, कहाँ थे कल्याणकारी सरकार आपकी? मैं पिछली सरकार को पूछ रहा हूँ। पॉकेट में पैसे नहीं थे गरीब लोगों का, वृद्ध लोगों को, कहाँ थी आपकी सरकार? आपने क्या किया? इसकी बात कीजिए ना, इसकी बात कीजिए। मंत्री जी, विपक्ष और एक सवाल उठा रहा है कि आपने हर जगह कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अगर बड़ा भाई आगे बढ़ता है तो छोटा भाई और आगे बढ़ेगा,
तो इस पे क्यों चुप्पी साध लेते हैं? विपक्ष बार-बार आप पे नहीं, सवाल नहीं, उठा नहीं, रही नहीं, है। गलत सवाल उनका, गलत सवाल। हमारे पास डेलीगेशन आया था, मैंने समझाया, उनको चार्ट दिया कि हमारे पास, हमारे राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा नहीं है, और जो पेट्रोल डीजल की कीमत आज जो बढ़ी हुई है उसका जिम्मेवार हम हैं नहीं, उसके लिए जिम्मेवार केंद्रीय सरकार है। 2014 में 9.5% था एक्साइज ड्यूटी, आज बढ़ा के उसको 29 साढ़े 29% कर दिए हैं वो। और जहाँ तक हमारा स्टेट का है, वो 22% रघुवर जी ने फिक्स करके गए थे, हम 22% रखे हैं। हम प्रतिशत में बढ़ाए नहीं हैं, हम कहाँ बढ़ाए हैं? हम जिम्मेवार नहीं हैं, भारत सरकार जिम्मेवार है, बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी को अभी और कम करने की जरूरत है, 22% लाइए ना, 22% में आप ले आइए, 29 से घटा के 7% घटाइए, अब 22 में ले लाइए, फिर हमसे बात कीजिए। मंत्री जी साहब, जो आप लोग चुनाव से पहले घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, क्या लगता है जो 2 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें कि घोषणा पत्र तक पहुँच चुके हैं जो जन्मदिनों से वायदा किए थे चुनाव से पहले? आपको समझना होगा, सरकार 5 साल के लिए, अब वादा हमारा 5 साल का है। ये नहीं कि आज हम बैठे कुर्सी में और आज ही कर देंगे, ऐसा कहे थे क्या हम? घोषणा पत्र पढ़िए। 5 साल में हम ये काम करेंगे। किसानों का कर्ज माफी करेंगे, किए कि नहीं किए? बच्चों के लिए, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, हम साइकिल देंगे लड़का लड़की को हाई स्कूल तक, हम किए कि नहीं किए? उनको पोशाक देंगे, हाई स्कूल तक पोशाक देंगे, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मध्याह्न भोजन देंगे बच्चों को, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस पर हम भी विपक्ष स्टाइपेंड सवाल उठा देंगे। रही है मंत्री जी, सवाल उठा रही है कि आपने कहा साइकिल को लेके, उन्होंने कहा जाति प्रमाण पत्र जो बनने वाला है, उस पे कहा कि जो एसटी, एससी है, ओबीसी है, उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा, लेकिन एक समुदाय को सिर्फ लिखित दे देना, स्वघोषित लिखित देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सबको बनाना पड़ेगा, तुष्टिकरण नहीं है। हम उनकी भाषा मत बोलिए, उसकी भाषा मत बोलिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, भरमा सकते हैं। वो भाषा इस तरह का बोलते हैं भरमाने के लिए जनता को, इस तरह का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल में जो भी पढ़ेंगे उसको देंगे हम, ये भी यूनिवर्सल एक तरह से है, जो पढ़ेंगे उसको देंगे हम। जात नहीं देखेंगे, पात नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे। अब मतलब कहें ना, सही माने में सेकुलर है। पिछले सरकार में क्या हुआ? मिशनरी के स्कूल थे, बंद होने के कगार में हो गए थे, बंद हो रहे थे। कोई भी स्वीकृति किसी स्कूल को नहीं मिल रहा था, पेंशन रुका हुआ था, समय पर सैलरी नहीं मिलती थी। क्या बात करते हैं वो भरमाते हैं। उनके भरम में जनता नहीं रहे, उनके कहने में नहीं रहे, वो भरमाते हैं। आके हम लोग से पूछिए, जनता से मैं अपील करूंगा, हमसे पूछ लीजिए, हमारे मंत्री से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं। बीजेपी के कहने पर मत भरम में आइए, भरमा रहे हैं वो। मंत्री जी, आपने राशन कार्ड की बात की है, लेकिन जब अगर बात करेंगे डीलर की बात करेंगे, जो उनको उचित नहीं मिल पाता है, जहाँ तक 5 किलो की बात करेंगे वहाँ 3.5 किलो डीलर में अनियमितता बहुत से खुल के आ रही हैं। आप सुदूर क्षेत्र की बात, आप अपने क्षेत्र लोहरदगा की बात करेंगे, सिमडेगा की बात करेंगे, डीलरों के प्रति रोष व्यक्त कर रहे जनता कर रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई आगे करने वाले आप लोग? नहीं, ये मैं एडमिट करूंगा, स्वीकार करूंगा, कमी है हमारे विभाग में। डीलर के स्तर पर कमी की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है, इसको सुधारने में लगे हुए हैं। इसको सुधारेंगे कैसे? हम इससे FCI से तौल का अनाज लेंगे, व्यवस्था कर रहे हैं, तराजू रख रहे हैं वहाँ भी। और फिर अपना जो कारपोरेशन है, SFC कहते हैं, स्टेट फूड कारपोरेशन, वहाँ भी तौलेंगे। जब जाएगा बाहर, प्रखंड स्तर पर जाएगा, वहाँ भी तौलेंगे। प्रखंड से जब डीलर के पास जाएगा डोर स्टेप डिलीवरी के लिए, तो एक तराजू डीलर के पास भी होगा, वो भी तौल के लोगों को देंगे, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। मंत्री जी, उसी का गड़बड़ियाँ बताया जा रहा है कि जो नेटवर्क नहीं रहता है, जो 5 किलोमीटर से आते हैं, तालाब तैर करके आते हैं अपना अनाज लेने के लिए, नेटवर्क नहीं होने के कारण उनसे 1 दिन पूरा समय लग जाता है उस अनाज लेने के एकदम लिए। आगे बढ़े हैं। ये था, ये जो था, ये देन है बीजेपी सरकार की। हम सुधार रहे हैं। हम 2G में अभी तक लगाए हुए थे, 2G के चलते लोगों को दिक्कत, ऑनलाइन लेने में दिक्कत होती थी।
हम 4G कर रहे हैं, चल शुरू हो गया काम हमारा, जगह जगह बदला जा रहा है 4G। और दूरस्थ इलाके जहाँ हैं वहाँ हम एंटीना नया लगा रहे हैं, 12 dB का एंटीना लगा रहे हैं। किसी भी सूरत में ऑनलाइन उनको अनाज मिले, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हम सुधार में लगे, कहा ना मैंने कि आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ नहीं चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और जनता कहेगी, जनता स्वीकार करेगी कि हाँ ये सरकार है, बीजेपी से बेहतर सरकार साबित की अपने को। अंतिम सवाल रहेगा कि सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरे होने को है, लेकिन युवा जेपीएससी की हम बात कर रहे हैं, सड़क पे हैं और कई आप कह सकते हैं जिन्होंने पास किया, सफल टेट अभ्यर्थी लोग भी हैं, उन लोग भी सड़क पे बार-बार धरना देते रहते हैं। क्या सरकार उनकी बातें क्यों नहीं सुनती? विपक्ष कहती है कि इस पर कहीं न कहीं घालमेल है, सरकार बंदर बाँट कर चुकी है अपने जेपीएससी के मामले कहेंगे तो, इस पर क्या कहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? कोई नहीं, देखिए जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। किसी सरकार, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, यूपीएससी में भारत सरकार, किसी का घालमेल संभव नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी उसको प्राप्त है, वो संभव ही नहीं है। बता रहा हूँ आपको मैं। ये जो कहते हैं मनगढ़ंत बात बोलते हैं, फिर भरमाते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है। ये जेपीएससी के लड़कों को कहे ना, हम तो, मेरे पास उदाहरण दूंगा मैं, 5 लड़के आए जेपीएससी के डेलीगेशन बना के बात करने के लिए। बात सुना मैंने, फिर पूछा चाय पिला करके, आप परीक्षा दिए हैं? जी नहीं। आप परीक्षा दिए हैं? जी नहीं। आप परीक्षा दिए हैं? जी नहीं। चौथा से पूछा आप परीक्षा दिए हैं? जी नहीं। 5वां से पूछे आप परीक्षा दिए हैं? तो जी सर। क्वालिफाई नहीं कर सके। तो 4 आदमी एक आदमी को लेकर घूम रहा है कि जेपीएससी का परीक्षा रद्द हो। क्या मतलब हुआ? ये पॉलिटिक्स तो क्या है? मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ आपको, ये मेरे साथ हुआ। ये 4 आदमी क्यों घूम रहे हैं? 4 को लटकन क्यों? राजनीति है। मंत्री जी, फिर उसी सवाल में रहेगा, आपने कहा कि गड़बड़ियां नहीं हो, तो उन 52 को ऐसे थे जिनका बिना ओएमआर सीट को उनको पास कर दिया गया था, ये गड़बड़ियां थी? जेपीएससी भी इसको स्वीकारी है, तब रद्द किया गया है उनके रिजल्ट को। नहीं, ऐसा है, रद्द किया गया, ओएमआर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी खूब जांच होगी। पूरे का पूरा नहीं है। अगर एक टोकरी का एक आम सड़ गया तो पूरे को नहीं ना फेंक देंगे हम। बात समझिए ना, व्यवहारिक होइए। एक सड़ गया, निकाल दिए, बोलते रहे कि निकाल दिए एक को, लेकिन और जो 10 आम हैं उसमें, उसको निकाल नहीं, बस वो फेंकेंगे नहीं हम। ठीक हो गया। ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और युवाओं का भी जवाब दिया कि जो जेपीएससी में गड़बड़ियां, इनका कहना है कि नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ थे गड़बड़ियां, उनको दूर करने के विसंगतियों को जेपीएससी ने पूरी तरह से कोशिश किया है। और देखना होगा कि जो युवाओं को इन्होंने संदेश दिया है, क्या वो नए साल में उन्हें कितनी कह सकते हैं, वो अभी प्रतीक्षा में है, उनकी कई वैकेंसियाँ भी आने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार के जो नए साल में क्या युवाओं के लिए क्या और नया आता है। ये आप देखते रहिए न्यूज़ विंग। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.